नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर हाजिर हूं एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटिक का एक अलग चैप्टर, एक नया चैप्टर लेकर। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नागरिकता और नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रावधान है, और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो कानून कौन कौन से हैं। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत के मूल के विदेशी नागरिक है वो भारत की नागरिकता या भारतीय कार्ड होल्डर कैसे बन सकते हैं। तो इन तीनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, इससे पहले के वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का वर्णन पढ़ा था। तो आज 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो कि संविधान का भाग 2 है उसको विस्तार से हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी देश होता है, कोई भी राज्य, जो पॉलिटिकल की भाषा में बोलते हैं राज्य, तो कोई भी राज्य जो होता है उस राज्य में 4 विशेषताएं होती है। एक निश्चित क्षेत्र होता है उसका, ध्यान से समझ लो कि एक निश्चित क्षेत्र, जैसे भारत का ये क्षेत्र है, तो कोई भी राज्य, अर्थात राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश मान सकते हो आप, तो निश्चित भूभाग होता है, ठीक है। उसमें नागरिक होते हैं, भाई ये भूभाग है और उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है तो वो देश नहीं हो सकता। तीसरा है वहां की सरकार होती है वहां व्यवस्था संभालने के लिए, और चौथा होता है संप्रभुता, ठीक है। कि संप्रभुता का मतलब है सोवरेंटी, सोवरेंटी का मतलब है कि वो किसी का अधीन नहीं हो, तब जाकर देश होता है। तो देखो, हमने जो भारतीय संविधान है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जो वर्णन पढ़ा था वो था निश्चित भूभाग, अर्थात उसमें यह पढ़ा था भारत क्या है, भारत में कौन कौन से राज्य है, राज्यों का निर्माण कैसे होता है, नया राज्य कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी सीमाओं का बदलाव किया जाता है, और उसमें संबंधित संविधान में संशोधन या कानून में बदलाव करके किस प्रकार राज्यों का लेन देन होता है। तो ये था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का। आप सबको पता होगा आर्टिकल 1 क्या था, भारत और भारत के राज्यों के बारे में था। आर्टिकल 2 था नए राज्यों का प्रवेश था। आर्टिकल 3 था, ये कह रहा था कि भाई जो सीमाओं में बदलाव है वो किस प्रकार हो सकता है, किसी का एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य में ले कैसे समाहित किया जा सकता है, आर्टिकल 3 था। आर्टिकल 4 ये था कि जो संसद की शक्तियां हैं राज्यों के निर्माण से संबंधित वो क्या थी। तो 4 आर्टिकल हमने पढ़ा। तो आज ये जो देखो, यहां भी आपको निश्चित भूभाग है तो ये भाग 1 से संबंधित है। अब देखो, देश केवल भूभाग से तो बढ़ेगा नहीं, तो दूसरी बात आती है वहां नागरिक होने चाहिए, निवासी होने चाहिए। तो इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 2 जोड़ा गया, भारत के लोगों की नागरिकता के लिए भाग 2 जोड़ा गया। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो 5 है, 6 है, गिनना देखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कितने 7 आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है। अब देखो, सवाल आता है कि भाई नागरिकता क्या है। अब नागरिकता का मतलब होता है, जैसे आपने कभी कोई फॉर्म भरा है कि नागरिकता, तो हमें लिखना पड़ेगा भारतीय। अब देखो, जब हम देश के अंदर रहते हैं तो कोई नहीं पूछता हमसे कि यार नागरिकता का कोई कार्ड दिखाओ, और नागरिकता का कार्ड हमारे पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, लेकिन कहीं हमने देखा नहीं है कि हमारे पास नागरिकता कार्ड है। यदि भारत के अंदर रह रहे हो, लेकिन सपोज करो आप अमेरिका जाना चाहते हो, तो वहां आपको एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और उस पासपोर्ट का मतलब है, उस पासपोर्ट इसीलिए लिया जाता है, पासपोर्ट इसीलिए बनाया जाता है कि उससे उस देश की नागरिकता सिद्ध हो। तो वहां नागरिकता का कार्ड, हमारे पास मूल निवास हो सकता है, डोमिसाइल हो सकता है। अब डोमिसाइल है लेकिन वो तो अलग अलग राज्यों का हो सकता है कि जहां आप रह रहे हो वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है। आप जयपुर में रह रहे हो तो जयपुर का मूल निवास बनेगा, आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली का मूल निवास बनेगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता होगी। देखो, नागरिकता का सिस्टम भी 2 प्रकार का है। नागरिकता सिस्टम 2 प्रकार के देश पाए जाते हैं। 2 प्रकार के देश देखो कैसे है।
तो समझो आप इसको ध्यान से समझना इस चीज को कि नागरिकता जो होती है वो संसार में अलग अलग देशों में दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कैसे होती है? एक होती है जो नागरिकता होती है वो एकल नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, ठीक है। और एक होती है दोहरी नागरिकता, ठीक है। दो प्रकार की अलग अलग देशों में नागरिकता होती है। अब ये दो प्रकार की नागरिकता क्यों होती है? देखो इसकी सीधी सी परिभाषा मैं बता दूं। एकल नागरिकता का मतलब है कि उस देश के लोगों को एक ही नागरिकता मिलेगी, अर्थात पूरे देश के लोगों को एक प्रकार की नागरिकता मिलेगी। चाहे वो जयपुर में रह रहा है तो भी उसको नागरिकता वही मिलेगी, चाहे केरला में रह रहा है तो उसको भी एक ही नागरिकता, वो होगी भारतीय। तो भारत में कौन सा सिस्टम है? एकल नागरिकता। इसका सीधा एग्जाम्पल है भारत। अब भाई दोहरी नागरिकता का मतलब है कि दोहरी नागरिकता में दो प्रकार के कार्ड बनेंगे, दो प्रकार के अधिकार मिलेंगे, दो प्रकार की नागरिकता मिलेगी। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में आप यदि किसी राज्य में रह रहे हो, जैसे अलास्का में रह रहे हो, तो आपको अलास्का की नागरिकता अलग से मिलेगी और अमेरिका की नागरिकता अलग से मिलेगी। जैसे भारत के संदर्भ में कहूं कि आप राजस्थान में रहे हो तो आपको राजस्थान की नागरिकता मिलेगी और भारत की नागरिकता, दोहरी प्रकार की नागरिकता मिलेगी। तो अमेरिका इसका एग्जांपल है, दोहरी नागरिकता मिलती है। अब भाई ऐसा सिस्टम क्यों किया गया? हमारा सवाल मन में आता है कि ऐसा सिस्टम क्यों किया गया। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, ध्यान से समझेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि कोई भी देश होता है, देश दो तरीके से बढ़ता है। जैसे कोई देश ये राज्य है और एक ये राज्य है, ये दो तरीके से बढ़ता है। कोई भी देश का निर्माण होता है दो तरीके से। पहला जो तरीका मैं बताऊं तो उसमें क्या होता है, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा राज्य जो होता है उसको प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों में विभक्त किया जाता है कि भाई प्रशासन ढंग से चले और इतना इतना क्षेत्र एक राज्य होगा, इतना एक क्षेत्र राज्य होगा और ये राज्य कभी भी इससे अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत की बात करूं मैं तो पूरा भारत एक था। अब उसमें राज्यों का निर्माण किया गया कि भाई प्रशासन ढंग से चले तो, और ये राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। तो देखो पहले आर्टिकल में ही आपने समझा था, पहले आर्टिकल में कहा था कि भारत राज्यों का एकक। अब देखो एकक का मतलब है चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन अमेरिका में सिस्टम दूसरा है। अमेरिका में छोटे छोटे जो राज्य है, अमेरिका के जो 50 राज्य है वो पहले एक देश की तरह थे, संप्रभु राष्ट्र थे, संप्रभु राज्य थे। लेकिन उन्होंने कहा कि यार चलो यार छोटे छोटे हैं, हम मिलकर एक देश बनाते हैं। तो उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका बना। देखो नाम से भी पता चला, संयुक्त राज्य। संयुक्त का मतलब कुछ छोटे छोटे क्षेत्र जो संप्रभु थे वो एकजुट हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना, यूनाइटेड यूनियन बनी थी उनकी। अब उन्होंने मिल तो गए अमेरिका में, लेकिन कुछ अधिकार तो उन्होंने अमेरिका को दे दिए और कुछ अधिकार अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पास रखे। इसलिए वहां क्या सिस्टम बना, दोहरी नागरिकता का। तो वहां उस राज्य की भी नागरिकता दी जाती है और उस देश की भी, अमेरिका की भी नागरिकता दी जाती है। तो ये नागरिकता का सिस्टम था। अब देखो एकल और दोहरी नागरिकता हमने समझी। अब सीधा सा सवाल है कि नागरिक किसे कहेंगे? देखो ऐसे व्यक्ति को हम नागरिक कहेंगे जो उस देश में रहता हो, सामान्य सी भाषा में बात करूं तो उस देश में रहता हो और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उस देश का नागरिक या उस देश का निवासी माना गया और उसको सारे के सारे अधिकार मिलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हैं, जो जो बातें हैं, वो सारे के सारे अधिकार उसको मिलता है। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। शर्त आएगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त आएगी भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात वो जो भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। तो वो व्यक्ति कौन है? भारत के नागरिक। और इसके साथ ही और समझाऊं मैं तो यदि वो बाहर जाता है कहीं तो भारत का पासपोर्ट उसको मिल जाता है, वो नागरिक है। अब भारत में रहने से मतलब नहीं है, भारत में जन्मने से भी मतलब नहीं है, आगे मैं समझाऊंगा। लेकिन यदि भारत के बाहर जाता है तो भारत का पासपोर्ट मिलता है कि भारतीय नागरिक है, तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब देखो दो तीन शब्दावली आपके आएगी। एक होता है अल्पसंख्यक, जिसका भी जिक्र आएगा कुछ। अल्पसंख्यक आप सब जानते हो, अल्पसंख्यक की जिनकी संख्या कम हो तो उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। नागरिक मैंने आपको समझा ही दिया, नागरिक किसको बोलेंगे। एक होता है अप्रवासी।
कई देशों में होते हैं, जैसे भारत में है, अमेरिका के लोग घूम रहे हैं तो आप प्रवासी हैं, आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं, एलियंस हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलियंस। जैसे एलियंस का मतलब आप पढ़ते हैं कि कोई बड़ी चर्चाएं होती है कि एलियंस आ रहे हैं, दूसरे ग्रह के प्राणी। लेकिन हम यदि अमेरिका में घूम रहे हैं, हम अमेरिका में गए, तो हम वहां के नागरिक सिटीजन नहीं है, हम वहां के क्या, वहां जाकर हम क्या है, एलियंस। क्योंकि हमें सारे अधिकार जो अमेरिकी नागरिक को मिलेगा वो हमें नहीं मिलेंगे, तो हम उनके लिए एलियंस है। और यहां भारत में कोई अमेरिका का आया तो हम तो सिटीजन है, लेकिन अमेरिका का आया तो वो एलियंस है। अब देखो, मैं बात कर रहा था नागरिकता की, और नागरिकता के पार्ट 2 जो संविधान का भाग है उसमें आर्टिकल 5 से 11 है। तो थोड़ा सा पहले इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। तो उसको समझने से पहले कुछ आर्टिकल की थोड़ी सी सरसरी तौर पर नजर डाल लेते हैं कि संविधान का भाग 2 क्या कहता है। तो मैंने कहा संविधान का भाग 2 में 7 आर्टिकल है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोट में बता दूं, आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जन्म से भारतीय नागरिक हो, जैसे भारत में कोई जन्मा है तो वो क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा। लेकिन ये स्थिति कब की है, ये स्थिति कब की है, जब भारत का संविधान बन रहा था। जैसे आप यहां भारत में जन्मे तो आप भारत के निश्चित तौर से नागरिक हो, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस जो है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें नागरिकता के बारे में ज्यादा बातें नहीं कही गई है, केवल ये 7 आर्टिकल तो लिखे हुए। लेकिन ये स्थिति कब की है, जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय की स्थितियों के बारे में केवल भारत का संविधान का भाग 2 कहता है। बाकी इसमें यह कहा गया कि भाई बाकी संसद कुछ कानून बनाए उसके आधार पर होगा। तो उस 26 जनवरी 1950 की स्थिति के जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब कहा गया कि आर्टिकल 1 भारत में जन्मा नागरिक भारत का होगा। आर्टिकल 6 में कहा कि पाकिस्तान से आने वाले, क्योंकि उस समय आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब एक बड़ी त्रासदी हुई थी। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, गदर फिल्म का स्टार्टिंग होती है, ट्रेनों की ट्रेनें इधर से उधर जा रही है, हजारों की लाखों की संख्या में लोग ठूसे पड़े हैं, कुछ मरे हुए लाशें पड़ी है जो भारत से पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, भारत से और आज भी हम देखें तो भारत और पाकिस्तान वो यादों को भूल नहीं पाया है जो उसके विभाजन के समय हुई थी। संसार का सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाता है। लगभग 2 करोड़ लोग माइग्रेट हुए थे, इधर से उधर गए थे, लगभग 20 लाख लोग उस समय मारे गए थे। तो जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। तो आर्टिकल 6 जो कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनकी नागरिकता के लिए क्या प्रावधान होगा, डिटेल से समझेंगे। 5 तो कहता है भारत में जन्मे हुए लोग, 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो उस समय भारत आए उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। आर्टिकल 7 जो कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले और वापस कई लोग ऐसे भी थे जो उस समय आपाधापी में पता ही नहीं चल रहा था, तो वो भाग भाग के भारत से पाकिस्तान गए, वहां जाके देखा कि यहां मामला और खराब, तो वो वापस भारत भाग के आ गए। तो ऐसे लोगों के लिए प्रावधान था आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 कि ऐसे लोगों के लिए यह प्रावधान था कि यार उस समय भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत पाकिस्तान भाग रहे, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि वो अमेरिका में बैठे हो उस समय, तो उन लोगों के लिए जो प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 8 में था। आर्टिकल जो 9 है, आर्टिकल 9 है वो है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो किस प्रकार उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 जो कहता है वो ये कहता है कि भाई साहब ये जो भारत का जो कोई नागरिक बनेगा उससे संबंधित कोई भी प्रावधान है वो संसद करेगी, कैसे उसके अधिकार रहेंगे, क्या रहेगा, तो उस नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता के बारे में आर्टिकल 10 कहता है। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता में संशोधन जो होगा, नागरिकता का जो संशोधन करेगी वो अनुच्छेद 11 में संसद करेगी। देखो इसके लिए बहुत बार अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, नागरिकता में संबंधित कानून बनाए गए, जिसमें एक कानून है नागरिकता अधिनियम 1955। ये इसी आर्टिकल 11 के तहत संसद ने पारित किया। 11 के तहत 1955 में एक अधिनियम बना जिसको भारतीय नागरिकता अधिनियम कहते हैं 1955, जिसमें बहुत बार सुधार हुआ। और वर्तमान में ये केवल आर्टिकल तो थे भारत पाकिस्तान विभाजन की स्थितियों के समय, केवल 10 और 11 संसद की शक्तियां और अधिकारों की बात करता है। बाकी आप बात करो 5 से लेकर 9 तक के आर्टिकल है वो
5 से लेकर 8 तक के जो आर्टिकल है वो केवल भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो था उस स्थिति को देखकर बनाए गए थे। 9-10 संसद की शक्तियां और कैसे उसका नागरिकता का हटाई जा सकती है इससे संबंधित है। लेकिन आगे के लिए सारा का सारा पावर किसको दे दिया गया? संसद को, कि आप संभालो, आप किसको रखना चाहते हो, किसको नहीं रखना चाहते हो, क्या नियम बनाना चाहते हो, क्या नहीं बनाना चाहते। तो आर्टिकल 11 में संसद को सारी शक्ति दे दी। और मैं बात कर रहा था आर्टिकल 11 के तहत 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना। ये तो बात की हमने भाग 2 की, मोटे मोटे आर्टिकल अपने को मौखिक याद होना चाहिए। एक से लेकर आपको 11 तक उंगलियों पे याद होना चाहिए कि 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था, 4 क्या था, याद होगा आपको। तो ये देखो आपने आर्टिकल 11 तक पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं। मैंने शुरू में बात की थी कि भाई भारत के जो नागरिक होंगे और कुछ एलियंस होंगे। भाई भारत में इस समय 125 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग भारत के रह रहे हैं। तो हो सकता है इस समय भारत में 5 लाख लोग दूसरे देशों के भी हो, तो दूसरे देशों के लोग भी रहेंगे और भारत के लोग भी हैं इसमें। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो इसके लिए सीधी सी कहानी है कि भाई देखो, कुछ मूल अधिकार जो भाग 3 में मूल अधिकारों का जिक्र हम पढ़ेंगे, तो उसमें मूल अधिकार, ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को होंगे, और ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो विदेशी व्यक्तियों को नहीं होंगे। कुछ तो विदेशी नागरिकों को, एलियंस को मिलेंगे अधिकार। यहां नहीं है कि जैसे जीवन का अधिकार है तो यहां को विदेशी को जब चाहे मार दो आप, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ अधिकार उनको होंगे, लेकिन सारे के सारे अधिकार नहीं है। तो सबसे मोस्ट जो बात बनती है इस नागरिकता अधिनियमों में, तो ये बात आती है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आप सबको पता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है? तो देखो इसमें 5 जो आर्टिकल है, 5 आर्टिकलों का जिक्र करेंगे जिसको आप याद रखना। 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखना ना मौखिक। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। अब आर्टिकल 15 जो कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल जो 15 है यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। उनके साथ यह नहीं है कि समानता के आधार पर बात हो जाए किसी भी पद प्राप्त करने के लिए कोई भी कानून। जैसे कोई कह दे यहां आकर कि मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा, नहीं बन सकता। भारत के लिए मैंने कहा भारत का व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन सकता है? जब वो भारत का नागरिक हो। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में देखो सीधी सी कहानी है, अमेरिका में ये चीज नहीं है कि वहां का राष्ट्रपति वहां का नागरिक बने। वहां है कि वो व्यक्ति अमेरिका में जन्मा हुआ हो। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। भारत में राष्ट्रपति वो व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक है, चाहे वो जन्मा अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो। जैसे सोनिया गांधी इटली में जन्मी हुई, भारत के राष्ट्रपति बन सकती, भारत की प्रधानमंत्री बन सकती, क्योंकि केवल यही है भारत का नागरिक हो। लेकिन अमेरिका में यदि कोई भारत का व्यक्ति भारत में जन्मा, बाद में बचपन में 5 साल का अमेरिका चला गया, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पदों पे भी रहते हैं, राज्यपाल बनते हैं, वहां के गवर्नर बनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकते वो। क्यों? क्योंकि उनकी एक शर्त है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो वहां का नागरिक होने के साथ साथ उसका जन्म भी वहीं हुआ हो। तो देखो आर्टिकल 15 भारत में कहता है कि नागरिक होना चाहिए भारत का। यदि नागरिक नहीं है तो आर्टिकल 15 के तहत उसको अधिकार नहीं मिलेंगे। अब देखो आर्टिकल जो 16 कहता है, 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार का अवसर, कि भाई साहब भारत का नागरिक यदि नहीं है तो वो यहां आईएएस की नौकरी नहीं कर सकता, कुछ भी नौकरी नहीं है, सार्वजनिक रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता, वो मांग नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 16 भी उनको नहीं मिला हुआ है। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रताओं की बात करता है, भाषण देने की, संघ बनाने की, ये स्वतंत्रताएं जो है आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में कोई बड़ा व्यक्ति आके भारत में गांव में भाषण देने का अधिकार नहीं रख सकता। यदि उसको परमिशन ले ली, जैसे अमेरिका राष्ट्रपति आया, संसद को संबोधित कर रहा है, तो वह उसको परमिशन दी है कुछ समय के लिए, लेकिन उसका अधिकार नहीं है कि मैं तो आके दूंगा ही दूंगा। जैसे व्यक्ति भारत का व्यक्ति है, संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, लेकिन वो नहीं बना सकता यहां संगठन। तो आर्टिकल 19 उसको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 29 और जो 30 है अल्पसंख्यकों को, मैंने कहा था माइनॉरिटीज के लिए है,
तो अल्पसंख्यक देखो 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 29 के तहत विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 30 कहता है कि वो शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यक, लेकिन विदेशी व्यक्ति यहां आकर कोई ऐसे संस्था स्थापित नहीं कर सकता। तो आर्टिकल कितने हैं? 15, 16, 19, 29 और 30 याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये सारे आर्टिकल विदेशियों को प्राप्ति नहीं है। एक और आर्टिकल, एक और चीज मैं बताता हूं आपको कि देखो विदेशी जो देश है वो दो कैटेगरी के होते हैं। कि जब भारत की मैं बात करूं तो भारत के दूसरे देशों के संबंधों के आधार पर दो प्रकार के देश होते हैं। एक होता है मित्र देश और एक होता है शत्रु देश। कैटेगरी की जाती है कि ये भाई शत्रु देश है, ये मित्र देश। जैसे आपसे पूछा जाए पाकिस्तान कैसा देश है, तो निश्चित तौर पे आपको परिभाषा पता नहीं होगी, कौन सी कैटेगरी में होगा, शत्रु देश की कैटेगरी में होगा। तो देखो दो देश है, अब इनके लोगों को भी अलग अलग अधिकार है। मित्र देश का कोई नागरिक भारत में आता है तो उसको एक छूट मिलती है, विशेष छूट मिलती है, जबकि शत्रु देश का नागरिक आता है तो उसको वो छूट नहीं मिलती। तो इसमें भी डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस है, देखो मित्र देशों के नागरिकों को ये सारे मिलेंगे, लेकिन शत्रु देश के नागरिक को एक आर्टिकल के अंतर्गत छूट नहीं मिलेगी, वो है आर्टिकल 22 कि भाई आर्टिकल 22 कहता है कि अवैध गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन यदि शत्रु देश का कोई नागरिक है और स्थितियां ऐसी आई कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है उस समय की परिस्थिति के अनुसार, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, मान लो पाकिस्तान का वो व्यक्ति यहां है तो उसको यहां गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका मूल अधिकार 22 खत्म हो जाता है। तो शत्रु देश के लिए अब 22 भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए 22 भी एड हो जाता है। ये मित्र देशों के लिए और ये सारा शत्रु देशों के लिए। ये तो हुई इनमें विभेद वाली बात है। अब हम बात करेंगे कि भाई साहब जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने पढ़ा, तो भारत का नागरिक बन कैसे सकता है। हमने उसमें तो पढ़ लिया कि आर्टिकल 5 में कहा जन्म के आधार पर, लेकिन बड़ा लोचा है इसमें, बड़ी समस्याएं है कि आर्टिकल 5 में जन्म लिख दिया, इतने से तो काम चलेगा नहीं। तो जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है, तो इसको थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे। तो देखो भाई साहब आर्टिकल 5 जो कहता है वो कहता है कि संविधान का प्रारंभ पर नागरिकता। ये सारा का सारे जो मैंने कहा था आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक वो केवल 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड है, और उसके बाद की कहानी तो मैंने बता दी कि संसद करेगी सारा काम। आप सबको पता है संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय की बात क्या है, तो आर्टिकल 5 क्या लिख रहा है ध्यान से सुनना। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, पहली बात कही गई आर्टिकल 5 कहता है कि जो भारत में रह रहा हो, ठीक है, साथ ही भारत में जन्मा हो, रह रहा हो लेकिन उसका जन्म किस में हुआ हो, भारत में हुआ हो, उसके माता या पिता में से कोई एक, या तो उसकी मां या उसका पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मान लो खुद नहीं जन्मा लेकिन उसके मां बाप भारत में जन्मे, मां या बाप में से भारत में कोई जन्मा है, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है, अर्थात 26 जनवरी 1945 से कोई भारत में रह रहा है, तो उसको किसकी नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। देखो आर्टिकल 5 में सीधी सी कहानी है, सीधी सी कहानी यह है कि आर्टिकल 5 कह रहा है कि कोई भारत में व्यक्ति रहता हो, ठीक है, साथ में भारत में रह तो रहा है, या तो उसका खुद का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके मां बाप में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर मां बाप भी नहीं हो जन्मे हो और वो खुद भी नहीं जन्मा हो, लेकिन 1945 से कोई भारत में रह रहा है, 26 जनवरी 1945 से भारत में रह रहा था उस समय, तो उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। ये आर्टिकल 5 कह रहा है, समझ गए बात को। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि यार किस लोगों को भारत का नागरिक माना जाए, तो उसने कहा कि भाई 26 जनवरी 1945 से जो आदमी रह रहा है उसको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, या फिर उसका खुद का जन्म हुआ हो या उसके मां बाप में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक उस समय माना गया। आर्टिकल 5 समझ में आ गया। अब देखो आर्टिकल 6 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6 का सीधा सा संबंध है कि उस समय मैंने कहा कि उस त्रासदी के समय कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए।
अब ये तो है नहीं कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उसको कोई रेवड़ी बट रही है सबको दे दिया नागरिकता। तो उसके लिए भी भारत के संविधान में प्रावधान किया गया कि किन किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में जो रह रहे थे उनमें से तो किसी का माँ या पिताजी तो वो भारत में जन्मे हुए तो उनको भारत का नागरिक, खुद जन्मा हुआ है तो भारत का नागरिक है। 1945 से बाद में भारत में रह रहा है लगातार 5 साल से, तो वो भारत का नागरिक। अब पाकिस्तान से आए तो उनको देखना आप, पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में आर्टिकल 6 की बात करता है। 6 क्या कहता है कि यदि उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिलेगी कि यदि खुद वह अथवा उसके माता या पिता या उसके दादा या दादी या उसके नाना या नानी में से कोई भारत में जन्मा हो। कोई भारत कौन सा? आजादी के पहले का भारत है, उसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, जो 1935 के समय जो भारत था उसमें से जो पाकिस्तान में उसी व्यक्ति को भारत में जो आया है उसी को नागरिकता मिलेगी जो या तो खुद भारत में जन्मा हो या उसके माँ बाप भारत में जन्मे हो या उसका दादा दादी भारत में जन्मा हो या उसका नाना नानी भारत में जन्मे हो, तो उसको भारत की नागरिकता उस समय दी गई। पहली बात। अब देखो कुछ चेंजेज ये आए जबकि वह व्यक्ति, कंडीशन क्या है, जबकि वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार का परिवर्तन किया है, तब यदि अपने परिवर्तन की तारीख से भारत में रह रहा है। अब देखो 19 जुलाई एक तारीख निश्चित की गई कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है वो और भारत में ही रह रहा है। अब दादा दादी जन्मे, नाना नानी जन्मे, खुद जन्मा, लेकिन यदि भारत में नहीं रह रहा है तो वो नागरिकता के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। अब 19 जुलाई क्यों दी गई? तो आप सबको मैं बता दूं कि 19 जुलाई की कहानी ये थी कि भाई ये भारत था, ये पाकिस्तान था, ये इंडिया था, ये पाकिस्तान था। अब इसके सीमाएं रेड क्लिफ रेखा खींच दी गई। अब उस समय भारत और पाकिस्तान में प्रव्रजन हो रहा था, माइग्रेट हो रहे थे लोग, कुछ भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और ये बॉर्डर खुला था, खुली छूट थी कि आओ और जाओ, भाग रहे थे लोग, मर रहे थे, कट रहे थे, तो इसलिए भाग रहे थे। लेकिन 19 जुलाई को एक तारीख निश्चित की गई। इसके बाद में 19 जुलाई से जो भी भारत और पाकिस्तान आएगा उसको आने के लिए ये सीधा नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको परमिट लेना पड़ेगा। तो भाई परमिट लेके आएगा, तो इसलिए इस डेट को याद रखना, 19 जुलाई 1948 से परमिट व्यवस्था चालू हुई थी। जैसे आपने गदर फिल्म में देखा है, वो तारा है, वो एक कागज पे सील लगवा के पाकिस्तान जाता है। तो देखो वापस मैं समझा देता हूं कि भाई किस व्यक्ति को पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता मिलेगी। पहली बात है कि वो खुद जन्मा हो या उसका दादा दादी जन्मा हो या उसका नाना नानी जन्मा हो या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो और वो भारत में रह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन कहा कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार का परिवर्तन किया है, तब यदि वह परिवर्तन की तारीख से भारत में रहे, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया और वो भारत में ही रह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, तब वो क्या करेगा, तब वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और 6 मास तक भारत में वो 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आया, तो पहले भारत में वो 6 महीने रहे और उसके बाद में नागरिकता के लिए वो एप्लीकेशन दे। स्थितियां क्लियर, खुद जन्मा हो, माता पिता जन्मे हुए हो, दादा दादी जन्मे हुए हो, नाना नानी अखंड जो भारत था उसमें जन्मे हुए होने चाहिए। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, तो वो क्या करेगा, 19 जुलाई 1948 से आया है तो वो तारीख से भारत में रहना हो, पहले आ गया भारत में रह रहा है तो 6 महीने की कोई बाउंडेशन नहीं, भारत में रहना चाहिए। बस उसको निश्चित कर लिया कि भाई तू रहेगा भारत में, इसलिए ये प्रावधान किया कि तू भारत में रहेगा, कहीं भागेगा तो नहीं। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया वो उसकी निश्चित थी कि भारत में रहेगा। 19 जुलाई 1948 के बाद में तो उसने कहा कि भाई आप एप्लीकेशन तभी दे सकते हो क्योंकि आपका मन कुछ दिन तो पाकिस्तान में रहा था, तो आप 6 महीने तक रहो यहां और उसके बाद में एप्लीकेशन दो, तब भारत का नागरिक वो बनेगा। तो ये था पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। अब देखो आर्टिकल 7 था, आर्टिकल 7 में सीधी सी कहानी थी कि कुछ लोग ऐसे भी थे, बड़े लालची आदमी थे, जो भारत से पाकिस्तान गए और बाद में पाकिस्तान से वापस भारत भाग गए।
गए तो वहां बड़ी खुशी मनाने के लिए थे। जैसे आपने सोच ला कि यार मैं तो अंटार्कटिका में रहूंगा, वहां से भागे भागे अंटार्कटिका, वहां जा जाके देखा आपने कि यह तो सारी बर्फ ही बर्फ पड़ी है, यह तो मैं रह ही नहीं सकता। तो क्या चलो ये अपना देश ही ठीक था। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से भागे भागे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाके देखा तो सारा बंटा धार है, तो उसने वापस अपने बोरिया बिस्तर समेट के वापस आ गए। तो उन लोगों के लिए प्रावधान था आर्टिकल 7। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान में गया। एक डेट निश्चित की गई कि 1 मार्च 1947 यहां सबसे ज्यादा पलायन था, तो उस समय पलायन की स्थिति हो रही थी 1 मार्च 1947। तो 1 मार्च 1947 के बाद में भारत गया, पाकिस्तान गया और प्रव्रजन किया है, लेकिन बाद में वापस भारत लौट आया, तो वह भी वही कंडीशन रहेगी जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आए थे। उसी स्थिति में 19 जुलाई 1948 की जो स्थिति थी उसी के अनुसार उसके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। उसके साथ 19 जुलाई 1948 का व्यवहार क्या था कि 1948 के बाद में जो आ रहा है, परमिट लेके आ रहा है, तो उसको 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा और तब जाकर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन वो कर सकता है। तो 1 मार्च 1947 के बाद कोई पाकिस्तान गया और वापस भारत लौटा, तो उसको 19 जुलाई 1948 की स्थिति के अनुसार 6 माह में भारत में रहना पड़ेगा। और उसके लिए बाद में ये क्यों किया गया भाई? ये इसलिए किया गया कि कई आदमी ऐसे होते हैं बड़े कहीं संतुष्ट नहीं होते, तो नागरिकता का जो प्रावधान बन रहा था उसमें कहा कि भाई आप पहले तो यहां से पाकिस्तान गए, वहां संतुष्ट नहीं, अब यहां वापस आए, तो यहां क्या पता आप यहां से भी वापस भाग जाओ, कहो हम तो पूरी पाकिस्तान जाएंगे। तो इसलिए कहा कि आप 6 महीने तक रहो, उसके बाद में आपकी नागरिकता का सोचा जाएगा। उसके बाद में आप सोच समझ के 6 महीने तक आराम से रहो, आपको अच्छा लगे तो रहो। तो 19 जुलाई 1948 की स्थिति को उसमें लागू किया गया, 6 महीने तक रहो, उसके बाद में आपको नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 7 था किसके लोगों के लिए जो भारत से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद और वापस भारत आए, तो 19 जुलाई 1948 की स्थिति में थे। अब देखो कई व्यक्ति ऐसे भी थे, भारत का विभाजन हो रहा था, तो कई व्यक्ति ऐसे थे, हो सकता है कोई व्यक्ति फ्रांस में था। अब भारत पाकिस्तान की बात तो हो गई, आर्टिकल 5 में हो गई भारत के लोगों के लिए, आर्टिकल 6 में हो गई पाकिस्तान से लोग आने वाले लोगों के लिए, आर्टिकल 7 में हो गई। तो ये सारा चिगर हो गया भाई, पाकिस्तान से भारत गए, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए, 8 हो गया। लेकिन 8 जो अनुच्छेद 8 आर्टिकल है वो उन लोगों के लिए है कि हो सकता है कुछ लोग उस समय भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो भाई फ्रांस में बैठे हो, अब वो न तो उस समय भारत में थे न फ्रांस में थे, विभाजन हुआ उसके बाद में वो आए। अब भारत में वो व्यक्ति आया तो उसकी नागरिकता के लिए प्रावधान जो किया गया वो था आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि आर्टिकल 8 कहता है कि कोई व्यक्ति जो जिसके माता पिता में से कोई एक अथवा दादा या दादी या नाना या नानी भारत में जन्मा हो, जैसे पाकिस्तान से आने वाले थे वैसे इनको भी कहा गया कि ये या तो आप या आपके माँ बाप या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी भारत में जन्मे हुए होने चाहिए, वो भारत का। और जो भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहा है, हो सकता है वो फ्रांस में निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत की रीति से वहां एप्लीकेशन दे दिए। इसका सीधी सी कहानी यह थी कि जैसे मान लो व्यक्ति कोई फ्रांस में रह रहा है, अब फ्रांस में का वही व्यक्ति फ्रांस में जो रह रहा है वो वही व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए फ्रांस में जो वहां दूतावास है या वहां जो भी कार्यालय है जो नागरिकता के लिए उपलब्ध था उसमें एप्लीकेशन कौन दे सकता है? या तो वो खुद जन्मा हो भारत में, या उसके दादा दादी या मम्मी पापा या नाना नानी यदि भारत में उस समय जन्मे हुए थे, अखंड भारत में जो 1935 का भारत था उसमें जन्मे हुए हैं, तो वो वहां एप्लीकेशन देकर नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं। सीधी सी कहानी थी कि वो वहां भी कर सकते, चाहे फ्रांस में बैठा है, चाहे जर्मनी में बैठा है, चाहे अमेरिका में बैठा है। तो ये आर्टिकल था 8। ये 5, 6, 7 और 8 आर्टिकल जो था ये नागरिकता से संबंधित था। आप सबको पता है आर्टिकल 9, 10, 11 ये 3 आर्टिकल नागरिकता देने से संबंधित नहीं थे। ये 9 में तो ये कहा गया है कि कैसे आर्टिकल जो नागरिकता है वो समाप्त भी हो सकती है। 10 में ये कहा गया था कि नागरिकता
किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसके बाकी के बाद की जो बातें हैं वो संसद करेगी। 11 ये कहता था कि संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कानून है वो बनाएगी। आर्टिकल 11 ये कह रहा था। अब आर्टिकल 11 की मैंने बात की तो आर्टिकल 11 के तहत 1955 में, अब ये सारा का सारा मामला तो भारत पाकिस्तान उस समय की स्थिति में, क्योंकि वो जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो भारत में आए, भारत से पाकिस्तान में गए, वापस भारत आए, कुछ फ्रांस में बैठे थे, कुछ अमेरिका में बैठे थे, उन लोगों के लिए प्रावधान कर दिया। लेकिन अब भाई 26 जनवरी 1950 के बाद में भी कुछ लोगों को नागरिकता की आवश्यकता हो सकती है, कुछ लोगों को नागरिकता से बहिष्कृत किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। तो उसलिए एक कानून बना जिसको बोलते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना, वो 1955 में बढ़ा और उसमें बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता पड़ी। कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने के बाद में पता चलता है इसमें ये कमी रह गई, चेंज करते हैं, इसको सुधारना पड़ेगा। फिर पता चलता है यार इसको ये तो सुधार दिया लेकिन इस चीज में कमी रह गई। तो 1955 का जो भारतीय नागरिक अधिनियम था उसमें पहली बार चेंजेस आया 1986 में, फिर आया 1992 में, फिर आया उस 2003 में, फिर आया 2005 में, फिर आया 2015 में और फिर आया 2019 में। 2019 का विवाद आपने देखा होगा तो इसका एक अलग चैप्टर रहेगा। तो अमेंडमेंट बहुत बार हुई, 55 का 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ और 2015 और 2019 में हुआ। ये इनमें संशोधन हुए। अब ये संशोधन क्यों हुए इसको भी हम समझेंगे, संशोधन कैसे हुआ इसको भी हम समझेंगे ध्यान से। तो अब जो चैप्टर आता है वो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसके तहत व्यक्ति नागरिकता प्राप्त भी कर सकता है और कुछ व्यक्तियों को नागरिकता उनकी समाप्ति भी की जा सकती है। तो 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है तो उसके अलग अलग बिंदु हैं। देखो, नागरिकता प्राप्त करने के कुछ जो एम लक्ष्मीकांत है उसमें जिक्र किया गया है। तो पहला बात करते हैं जन्म के आधार पर कुछ व्यक्ति जो बाहर के हैं, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 5, 6, 7, 8 के तहत नागरिक नहीं है लेकिन हो सकता है अब इंटरेस्टेड हो कि हम भारत के नागरिक बने, तो उनके लिए पहली जो शर्त है वो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ध्यान से देखना। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जन्म द्वारा भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ है। अब भी मौका है। उस 1955 में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जिनका जन्म भारत में हुआ हो। अब देखो, जन्म भारत में हुआ, क्या कहा कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ। 1 जुलाई 1987 क्यों आया, ध्यान से समझना, क्योंकि आप सबको पता है 1955 के अधिनियम में संशोधन पहली बार 1986 में हुआ, 86 में हुआ। देखो ध्यान से समझना, 86 में हुआ। तो 86 में हुआ तो उसको इंप्लीमेंट कब हुआ, ये लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1987 को जो इसका संशोधन था। तो इसलिए डेट आई, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 26 जनवरी, कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को जन्मा और 1 जुलाई 1987 के बीच की स्थिति क्या है, ठीक है, इसके बीच में जन्मा हो। केवल उस समय कंडीशन थी कि भाई जो भारत में जन्मा है व्यक्ति वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये कानून था 1955 में, केवल इतना सा लिख दिया कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अब भाई 1986 तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1986 में पता चला कि यार कई बच्चे ऐसे भी है कि एक अमेरिका का 2 कपल जो आई हुई है वो भारत में आए। अब बच्चा उनके हो गया मुंबई के हॉस्पिटल में। कहां का, अमेरिका का व्यक्ति था, मां भी अमेरिकन पिता भी अमेरिकन। तो वो अमेरिका के यहां घूमने आए हुए थे, कुछ दिन रहे, उनके यहां बच्चा हो गया बंबई में। अब बच्चा कह रहा है कि मुझे नागरिकता दो। तो वो उस समय 1950 से लेकर 1987 तक वो नागरिकता प्राप्त कर सकता था। लेकिन क्या ये सही है? तो उसमें 1987 में संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया कि यार नहीं नहीं, ये तो गलत चीज है कि यहाँ पैदा हो गया हॉस्पिटल में, नागरिकता कैसे दे दी जाए उसको। तो उसने उसमें चेंजेस किया गया कि यार उसके या पिता जो है वो कम से कम भारत का हो तभी नागरिकता दी जाएगी। ये कब किया गया, 1986 के अमेंडमेंट।
तो वापस आया 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात, किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ से पूर्व हुआ हो और जिसके माता या पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। 1985 में चेंजेस किया गया कि उस बच्चे को ऐसे नागरिकता नहीं दी जाएगी या तो उसका माता या उसके पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो 86 में चेंजेस किया तो 87 से ये लागू हुआ, ध्यान से समझना। और 2003 तक ये स्थिति थी कि वो भारत में जन्मा हो और उसका मां या पिता में से कोई एक, जिसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। ये चेंजेस कर दिया भाई। 1955 से लेकर 1987 तक तो था कि जो जन्मा वो भारत का नागरिक, लेकिन गड़बड़ हो गई इसमें, तो 86 में चेंजेस कर दिया कि उसका माँ या बाप में से कोई भारत का नागरिक हो। अब अमेरिका का लोग दोनों ही अमेरिकन है, तो उस बच्चा जो बंबई के हॉस्पिटल में जन्मा हो लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अब 87 में चेंजेस किया कि उन दोनों में से यदि एक कोई भारतीय है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब ये कहा गया 2003 तक रहा, फिर 2003 में फिर चेंजेज आया, तो उसमें कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात क्या होगा, जहां उसके माता या पिता दोनों भारत के, फिर कहा कि यार एक से भी काम नहीं चलेगा, तो दोनों यदि भारतीय है तो ही 86 से 87 से लेकर 2003 में चेंजेस कर दिया गया, तो माता या पिता दोनों भारतीय हो तभी जाकर नागरिकता मिलेगी। जिसके माता या पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी, और एक शर्त 2003 में और चेंजेस की गई कि भाई अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। कई जैसे बांग्लादेश की कोई महिला आई हुई है, भारत के व्यक्ति से शादी कर ली, अवैध आई हुई है, उसको घुसपैठिया है, तो वो भारत में आ गई, भारत के व्यक्ति से शादी की, बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो अवैध रूप से भारत आई हुई है। तो वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान की बात करें, यदि आज की तिथि में आपको नागरिकता लेनी है तो 4-5 शर्तें हैं। उसी बच्चे के को नागरिकता मिलेगी जिसके मम्मी या पापा दोनों, मम्मी और पापा दोनों भारत के नागरिक हो और उसमें से कोई एक, माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हो और उसका कोई अवैध प्रवासी नहीं हो। माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, अवैध प्रवासी नहीं हो। यह था जन्म के आधार पर। अब देखो दूसरा जो है वंश के आधार पर भी भारत की नागरिकता आजकल प्राप्त की जा सकती है। वंश के आधार पर कैसे प्राप्त करोगे? तो वंश के आधार पर प्राप्त करने का सीधा सा तरीका है। जन्म के आधार पर तो हमने बता दिया कि भाई 1986 तक तो जन्म तक था, 87 में चेंजेज किया गया कि माँ या पिता में से कोई एक, फिर दोनों कहा गया और अवैध भी नहीं होना चाहिए, अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। वंश के आधार पर ध्यान से देखना, वंश के आधार पर कहा गया कि 26 जनवरी 1950 जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसके पश्चात किंतु 10 दिसंबर 1992, क्योंकि आपको 92 में परिवर्तन हुआ था, तो 10 दिसंबर 1992 से पूर्व की क्या स्थिति, पैदा हुआ कोई व्यक्ति अवजनन द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक। देखो वंश के आधार पर कहा गया कि 26 जनवरी से लेकर 1992 तक वो व्यक्ति भारत का नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है जिसका जन्म, कोई व्यक्ति अवजनन द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक, कि 92 तक यह कहा गया कि यदि किसी का पिता भारत का नागरिक है तो उसका बच्चा यदि जन्मता है, 1992 के पहले की स्थिति में बता रहा हूं, तो वो भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे सकता। 1992 तक, 1992 में चेंजेज आ गया। 1992 में कहा कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात पैदा हुआ कोई व्यक्ति अवजन द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता या माता में से कोई उसका भारत के नागरिक हो। देखो 92 तक तो यही था कि भाई पिता होना चाहिए।
अब इसको चेंजेस किया गया, पिता पिता से कुछ नहीं होता, बेटा तो दोनों का होता है, पिता और माता दोनों का। तो 92 में चेंजेस किया कि या तो पिता हो या माता हो तो भी चल जाएगा, वो भारत का नागरिक हो सकता है। इसमें तो केवल पिता तक था, इसमें कहा कि पिता और माता दोनों, क्योंकि 1992 में चेंजेज हो गया। 1992 में चेंजेज ये होगा कि पिता पिता से नहीं, पिता और माता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी वो बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। परंतु खंड के में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पिता केवल अवजनन द्वारा भारत का नागरिक था तो वह व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक तब के सिवा नहीं होगा जब उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन किसी भारतीय कॉन्सुलेट में जन्म होने से या इस अधिनियम के प्रारंभ होने से जो भी पश्चावर्ती हो 1 वर्ष के अंदर केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से। कहने का मतलब इसमें यह कहा गया है कि ऐसे भी नहीं होगा कि जन्म गया, उसके मम्मी या पापा में से कोई एक भारतीय नागरिक है, उस बच्चे के जन्मते ही 1 साल के अंदर अंदर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको आवेदन, उस बच्चे का आवेदन करवाना होगा। समझ गए भाई? देखो सीधी सी कहानी है। 92 तक तो था कि भाई पिता भारत का नागरिक हो तो बच्चे की नागरिकता भारतीय हो जाएगी। 92 में चेंज किया गया, पिता से नहीं, पिता या माता, क्योंकि माँ बाप दोनों बराबर है, तो पिता या माता में से दोनों में से एक कोई भारतीय है तो भी उस बच्चे का भारत का नागरिक बन सकता है। उसके बाद में ये चेंजेज किया गया कि या पिता और माता में से एक भारतीय है तो उसको बच्चा जब पैदा होगा तो वह बच्चा पैदा होते, जैसे अमेरिका में है, कोई पिता भारतीय है या कोई मां भारतीय है, उसका बच्चा जन्मा, अब उसको 12 महीने का बच्चा होगा, उससे पहले पहले वहां भारत के दूतावास पर उसको एप्लीकेशन या जो नागरिकता प्राप्त करना है उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी बच्चे 12 महीने होने से पहले पहले। लेकिन एक शर्त थी कि जो भी इस धारा में एप्लीकेशन दी गई है भारत का नागरिक है और किसी अन्य देश का नागरिक है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि पूर्ण 6 माह के भीतर दूसरे देश की नागरिक। कहने का मतलब है जब बच्चा जवान होगा और उस समय, जैसे अमेरिका की मैंने कहानी कही, उस समय यदि वो अमेरिका की नागरिकता रखता है तो फिर वो भारत की नागरिक नहीं रहेगा, इसलिए उसको 6 महीने के अंदर अंदर नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। ये थी 2 मैंने आपको बताई कि 1955 का जो अधिनियम था उसमें 2 कारणों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 3 कारण और मैं बताऊंगा जिसके आधार पर भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम के तहत प्राप्त की जा सकती है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत के जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, भारत के मित्र राष्ट्रों के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, अप्रवासियों के लिए, अप्रवासियों के लिए भी कुछ कार्ड बने हुए हैं, उनके क्या क्या स्कीम्स है उसकी डिटेल देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये था भारत का नागरिकता से संबंधित पार्ट ए। पार्ट बी लेकर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। एक एक चीज को आप ढंग से समझना, एक एक डेट को आपको ढंग से समझना है और आर्टिकल आपके कंप्लीट होते जाएंगे। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और जब भी इस एग्जाम में इससे संबंधित कोई सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ऐसा ही वीडियो लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।